देखो, पहली कार लेना हम सबके लिए एक्साइटिंग भी होता है और इमोशनल भी। लेकिन सच ये है कि सबसे ज्यादा गलतियां भी यहीं पर होती है। जैसे कई लोग सोशल स्टेटस के चक्कर में स्कॉर्पियो एन या होंडा सिटी जैसी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ सनरूफ जैसे फीचर के लिए अपना बजट तक स्ट्रेच कर देते हैं। लेकिन देखो, मेरे हिसाब से एक न्यू कार बायर को इन 5 चीजों पर हमेशा फोकस करनी चाहिए। सबसे पहला है, गाड़ी इजी टू ड्राइव हो ताकि डेली स्ट्रेस ना बने पार्किंग करते वक्त और भीड़ भाड़ इलाके में गाड़ी आसानी से निकाला जा सके। दूसरा है, ओवरऑल रिलायबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद गाड़ी की सेफ्टी भी सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में केयरलेस ड्राइवर्स की कमी नहीं है। फिर उसके बाद इंजन परफॉर्मेंस भी बैलेंस्ड होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ माइलेज ही नहीं, चलाने में भी मजा आना चाहिए। और लास्ट है आफ्टर सेल सपोर्ट, जो कि डिपेंडेबल होनी चाहिए, क्योंकि ओनरशिप शोरूम से स्टार्ट होता है, खत्म नहीं। सो इसीलिए इन्हीं 5 प्रैक्टिकल पैरामीटर्स पर हमने 4 लाख से लेकर 10 लाख तक की कुछ 10 जेन्युइनली नो नॉनसेंस कार शॉर्टलिस्ट की है, ताकि आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस सिर्फ एक्साइटिंग ही नहीं, सीमलेस भी रहे और एक अच्छी गाड़ी आपके घर आए जो आपके नीड्स को बहुत अच्छे से फुलफिल भी करे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट की 10th कार से। और हाँ, इस लिस्ट में मैंने कोई भी जीडीआई इंजन वाली कार्स नहीं रखा है, क्योंकि उनको ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, प्लस इनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। और इसीलिए एक बिगिनर को टर्बो जीडीआई इंजन अवॉइड करनी चाहिए फर्स्ट कार लेते टाइम, इवन दो उसके पास बजट है तब भी। तो हमारी लिस्ट की 10th कार है मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। इसकी पेट्रोल वेरिएंट 3,70,000 एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है और सीएनजी स्टार्ट होती है 4,82,000 से। इस कार में सुजुकी की K10 से इंजन दिया गया है, जो पेट्रोल के अंदर 68 bhp और 89 Nm की टॉर्क निकालती है, और सीएनजी में ये 55.92 bhp और 82 Nm की टॉर्क निकालता है। पर ये जो गाड़ी है, इसकी वेट सिर्फ 830 किलोग्राम है, और इसी के चलते इसकी जो इंजन है वो सिटी के अंदर चलाने में या फिर हाईवे पर भी ये बहुत ज्यादा लाइफ फील होता है। लेकिन देखो, ये एक 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, और इसीलिए ये थोड़ा सा नॉइजी लग सकता है 4 सिलेंडर के मुकाबले, पर टाटा जितना नहीं। और रिलायबिलिटी भी इस इंजन की टॉप नॉच है। प्लस ये इंजन 20 kmpl तक की फ्यूल एफिशिएंसी भी दे सकती है सिटी ट्रैफिक में। तो इसीलिए ऑल्टो K10C की इंजन परफॉर्मेंस को मैंने 4.5 पॉइंट्स दिया है आउट ऑफ 5। उसके बाद इस कार की ओवरऑल रिलायबिलिटी भी डिसेंट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर इंजन, सभी अच्छे तरीके से स्मूथली परफॉर्म करते हैं। लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है इनमें। लेकिन गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी एवरेज से थोड़ी सी नीचे है, पर बजट को देखते हुए मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि देखो, इस बजट में ज्यादा कार्स है नहीं, शायद 3 कार इस बजट रेंज के अंदर आता है, तो ज्यादा कंप्लेन नहीं बनता है। अच्छा, ये जो कार है ना, इसकी लेंथ सिर्फ 3.5 मीटर है, और इसीलिए इसको भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चलाते टाइम कॉन्फिडेंस आता है। इसके अंदर से विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, जिस वजह से ब्लाइंड स्पॉट्स ना के बराबर है इस कार में, जिससे टाइट कॉर्नर्स पर गाड़ी मैन्यूवर करते टाइम आसान हो जाता है एक न्यू ड्राइवर के लिए। इसके अलावा इस कार में जरूरत के सभी टेक्टाइल बटन्स वगैरह दिया गया है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाती है। सो इसीलिए ईज ऑफ ड्राइविंग के मामले में भी मैंने 4.5 पॉइंट्स दिया है आउट ऑफ 5। उसके बाद आफ्टर सेल सपोर्ट की बात की जाए तो आपको यहाँ भी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। भारत के लगभग हर कोने में मारुति की सर्विस सेंटर्स मिल जाएगी, और मारुति की सर्विस इंडिया में पहले से ही एक बेंचमार्क माना जाता है। पर सेफ्टी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ सुजुकी की परफॉर्मेंस बहुत खराब है, स्पेशली छोटी कार्स में। इस कार में 6 एयरबैग्स दिया तो गया है स्टैंडर्ड वेरिएंट से ही, लेकिन ग्लोबल एनकैप में 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिला है एडल्ट सेफ्टी में, जबकि चाइल्ड सेफ्टी में 0 स्टार मिला है। मतलब ये कार सिटी ट्रैफिक या फिर सिटी टू सिटी ट्रेवल करने के लिए बेस्ट है। पर हाईवे के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप टाटा टियागो के साथ जाओ, जो हमारी इस लिस्ट की 9th कार है। टाटा टियागो को भारत एनकैप ने 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी है, एंड ऊपर से ये गाड़ी टाटा का प्रोडक्ट है, तो सेफ्टी को लेकर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आप, यानी कि आप इसे हाईवे और सिटी दोनों पर ही चला सकते हैं। इस कार की प्राइस 5.45 लाख से स्टार्ट हो जाता है, और इस गाड़ी में 3 सिलेंडर 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 85 bhp और 130 न्यूटन मीटर की टॉर्क निकालती है। इस कार के लिए ये पावर फिगर्स डिसेंट है, पर इस इंजन की स्मूथनेस थोड़ी सी कम लगी है मुझे, स्पेशली 100 प्लस की स्पीड पर। वैसे इनिशियली पिकअप अच्छी है इस इंजन की, या फिर ओवरटेकिंग के टाइम आपको ज्यादा लेगी फील नहीं होगा। तो ओवरऑल इसकी इंजन परफॉर्मेंस को मैं 3.5 पॉइंट्स दूंगा आउट ऑफ 5। अच्छा, टियागो की जो लेंथ है ना, वो ऑलमोस्ट ऑल्टो जितना ही है, प्लस इसकी विजिबिलिटी भी बहुत डिसेंट है, तो इसीलिए ईज ऑफ ड्राइविंग के मामले में भी ये कार अच्छी परफॉर्म करती है। एंड एसी कंट्रोल के लिए इसमें टेक्टाइल बटन्स दिया गया है, प्लस स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में भी फिजिकल बटन्स मिलता है। तो ओवरऑल मैं इसको 4 पॉइंट्स दूंगा ईज ऑफ ड्राइविंग के मामले में। लेकिन ये कार आफ्टर सेल सपोर्ट के मामले में पीछे रह जाती है, क्योंकि टाटा की सेल सपोर्ट आज भी वीक है, और साथ ही इनकी रिलायबिलिटी जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की, वो कंसिस्टेंट नहीं है। वैसे इस कार में ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलता है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस इंजन भी रिलायबिलिटी के मामले में डिसेंट है, अच्छे से मेंटेन करोगे तो लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर फिर भी मैं ओवरऑल रिलायबिलिटी के मामले में 3 पॉइंट्स ही दूंगा आउट ऑफ 5। और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इस कार को लेने से पहले एक बार अपने आसपास की सर्विस सेंटर की जो फीडबैक है वो जरूर देख लेना। तो आओ बढ़ते इस लिस्ट की 8th कार की तरफ, जो कि है मारुति सुजुकी इग्निस।
इस कार में सुजुकी की 1.2 लीटर K12M पेट्रोल इंजन मिलता है जो 82 bhp और 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क निकालती है। देखो, ये एक 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, तो इसीलिए इसकी स्मूथनेस बहुत अच्छे से फील होता है और साथ ही इसकी एनबीएच भी बहुत नेग्लिजिबल है। इस इंजन का पावर एंड टॉर्क डिलीवरी भी बहुत स्मूथ है और ऊपर से गाड़ी की वेट सिर्फ 840 kg होने के चलते चाहे सिटी ट्रैफिक हो या फिर ओवरटेकिंग, हर जगह ये इंजन पंची फील होता है और ये इंजन 18 से लेकर 20 kmpl तक की माइलेज आसानी से निकाल कर दे सकती है। सो इसीलिए इस कार की इंजन को परफॉर्मेंस के मामले में मैंने 4.5 पॉइंट्स दिया है आउट ऑफ 5। उसके बाद ईज ऑफ ड्राइविंग की बात की जाए तो उसमें भी एक नई ड्राइवर को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे सिटी ट्रैफिक हो या बहुत ही टाइट एरिया में गाड़ी को मैन्यूवर करना हो, हर जगह गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। एंड इसकी 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस एक न्यू ड्राइवर को बहुत कॉन्फिडेंट देगा खराब से खराब रोड्स पर गाड़ी को चलाते टाइम। तो कुल मिलाकर ये गाड़ी ईज ऑफ ड्राइविंग के मामले में बहुत अच्छी है। फिर ऐसे ही आफ्टर सेल सपोर्ट और ओवरऑल रिलायबिलिटी भी डिसेंट है इस गाड़ी की, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर इंजन लॉन्ग लास्टिंग है। आपको बस अच्छे से मेंटेन करना है इनको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऊपर से ये कार सुजुकी की नेक्सा प्रोडक्ट है जो अपनी प्रीमियम लेस के लिए जानी जाती है, तो आफ्टर सेल सपोर्ट में इस कार के साथ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर एक जगह प्रॉब्लम हो सकता है और वो है सेफ्टी। इस कार को ग्लोबल एनकैप ने 1 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी है एडल्ट सेफ्टी में, और चाइल्ड सेफ्टी में इसको 0 स्टार दिया गया है। और जो इसकी बॉडी शेल है वो भी अनस्टेबल डिक्लेयर्ड है। मतलब ये कार सिटी यूज के लिए तो परफेक्ट है, छोटी मोटी सिटी ट्रिप्स भी आप इसमें कर सकते हो, लेकिन हाईवे यूज के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको हाईवे और सिटी के लिए चाहिए इसी की बजट रेंज में, तो आप टियागो को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वो एक बैलेंस्ड गाड़ी है सिटी और हाईवे के लिए। उसके बाद 7th नंबर पे आता है टाटा पंच फेसलिफ्ट। इस कार में वही टियागो वाली इंजन मिलता है जो सिटी और हाईवे यूज के लिए डिसेंट है, और मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है पंच के ऊपर, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। वैसे इस इंजन में जो टाटा पंच फेसलिफ्ट के अंदर लगाया गया है उसकी एनवीएच को टाटा ने काफी हद तक मेंटेन किया है, पर मैं फिर भी 3.5 पॉइंट से दूंगा आउट ऑफ 5। लेकिन ये कार सेफ्टी और ईज ऑफ ड्राइविंग में बहुत अच्छी परफॉर्म करती है, क्योंकि इसको भारत एनकैप ने 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दिया है। एंड टाटा की बिल्ड क्वालिटी को ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप सभी को पता है। इस कार की हाइट, विड्थ और जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है। प्लस इसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग बहुत अच्छे से किया गया है, जिससे खराब से खराब रोड्स पर भी ये कार बहुत अच्छे से चल जाता है। पर न्यू ड्राइवर्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इसमें एक रियर कैमरा जरूर लगवा लेना, इससे पार्किंग करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। प्लस एक सेफ्टी फीचर भी है। लेकिन एक दिक्कत यह है कि इसके जो ऊपर के वेरिएंट्स है उसमें आपको टच बटन्स मिलेगा एसी कंट्रोल वगैरह के लिए, जो सच में दिमाग खराब करने वाली चीज है। और मेरे हिसाब से ना इन फालतू चीजों को हटा देना चाहिए, और टाटा को इसमें म्यूजिक कंट्रोल हो या फिर बाकी जितने भी कंट्रोल्स हैं उन सभी के लिए टैक्टाइल बटन्स दे देना चाहिए। उसके बाद आफ्टर सेल सपोर्ट के मामले में ये गाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करती है, क्योंकि टाटा की सर्विस आप सभी को पता है अच्छा नहीं है, लेकिन आजकल कुछ सर्विस सेंटर्स अच्छा हुआ है। सो इसीलिए इसको लेने से पहले मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि जो नियर बाय सर्विस सेंटर्स है उनकी फीडबैक जरूर चेक कर लेना। बाकी ओवरऑल रिलायबिलिटी इस गाड़ी की डिसेंट है, ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। बस ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स जरूरत के हिसाब से ही लो, उससे ज्यादा मत लेना। इस कार में आपको माइलेज भी 15 से लेकर 18 kmpl तक की मिल जाएगी सिटी के अंदर, अगर आप ढंग से चलाओगे तो। सो कुल मिलाकर ये कार सिटी और हाईवे यूज के लिए बेस्ट ऑप्शन है एक न्यू कार बायर के लिए। लेकिन अगर आपको टाटा के साथ जाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर एक गाड़ी है जो आप ले सकते हैं सिटी प्लस हाईवे दोनों ही कंडीशन के लिए, वो है Hyundai X-Star, जो इस लिस्ट की 6th कार है। इस कार में 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो i20 i10 कार में भी यूज्ड होती है। ये इंजन 82 bhp और 113.8 न्यूटन मीटर की टॉर्क निकालता है, पर इसकी पावर डिलीवरी ज्यादा पंची नहीं है। माइलेज भी 16-17 के नीचे ही रहता है इन सिटी, लेकिन ये इंजन रिलायबिलिटी के मामले में टॉप नॉच है और शोर नहीं मचाती है, बहुत साइलेंट इंजन है ये। और अगर आपको सीएनजी के साथ जाना है तो इसमें भी आपको सीएनजी ऑप्शन मिल जाता है विद डुअल सिलेंडर, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो ओवरऑल इसको मैं इंजन परफॉर्मेंस के मामले में 4 पॉइंट्स देना चाहूंगा आउट ऑफ 5। उसके बाद ईज ऑफ ड्राइविंग की बात की जाए तो वो भी बहुत स्मूथ रहने वाली है, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm की है, प्लस विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, और ऊपर से ये गाड़ी ज्यादा लंबी नहीं है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है एक नए ड्राइवर को। बस मैं रेकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट रियर कैमरा एक जरूर इंस्टॉल करवा लेना फॉर बेटर सेफ्टी। अदरवाइज कार के अंदर बटन्स भी दिया गया है हर एक फीचर के लिए, सीट्स भी इसमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो ईज ऑफ ड्राइविंग में ये गाड़ी डिसेंट रहने वाली है। उसके बाद इस कार की जो ओवरऑल रिलायबिलिटी है ना, चाहे इंजन की बात करूँ या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड ओवरऑल इंटीरियर्स की क्वालिटी प्राइस को देखते हुए काफी प्रीमियम लगी है मुझे। पर Hyundai की कार आज भी सेफ्टी के मामले में कुछ खास नहीं है, पर अभी तक इसकी टेस्टिंग नहीं किया गया।
वैसे इस कार में 6 एयरबैग्स और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स हैं वो सभी मिलते हैं, पर फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि इस गाड़ी को आप ज़्यादा सिटी पर्पस या फिर हैवी ट्रैफिक इन सब सिचुएशन के लिए ही खरीदें। हाईवे के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इंजन एक तो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, प्लस सेफ्टी भी एक कंसर्न रहेगा इस कार के साथ। लेकिन इस गाड़ी के साथ आपको आफ्टर सेल सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि Hyundai की जो आफ्टर सेल सपोर्ट है वो बहुत बढ़िया है ऑल ओवर इंडिया। तो लॉन्ग टर्म में आपको स्पेयर पार्ट्स या फिर मेंटेनेंस को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आपको पावर, माइलेज, रिलायबिलिटी एक साथ चाहिए तो सुजुकी बलिनो एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, ये कार सेफ्टी को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि छोटे मोटे एक्सीडेंट्स में इसका बुरा हाल हो जाता है, पर भारत एनकैप ने इसको 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दे रखी है, एडल्ट सेफ्टी में और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार। लेकिन लैटिन एनकैप ने इसकी मेड इन इंडिया वर्जन को सिर्फ 2 स्टार दिया, तो इसीलिए सेफ्टी में ये कार कहीं ना कहीं लैग करती है। पर इस कार को रिकमेंड करने के पीछे जो मेन रीजन है ना, वो है इसका 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये इंजन 88 bhp और 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क निकालता है, पर इस गाड़ी की वेट सिर्फ 940 किलोग्राम होने से इसकी परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों ही बहुत बेटर निकलता है। चाहे आपको सिटी ट्रैफिक में चलानी हो या ओवरटेकिंग करनी हो, इस इंजन की पावर डिलीवरी पंची फील होती। साथ में 15 तक की माइलेज निकल जाती है अगर आप खींच के चलाओगे सिटी और हाईवे में, लेकिन अगर आप प्यार से चलाओगे तो 18 से लेकर 20 तक की माइलेज ये निकाल सकता है। और ऊपर से ये सुजुकी की इंजन है, तो रिलायबिलिटी को लेकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद इस गाड़ी की ओवरऑल रिलायबिलिटी भी टॉप नॉच है, पर बॉडी पैनल्स वगैरह पतली है, लेकिन रटलिंग साउंड नहीं आएगा। और आफ्टर सेल सपोर्ट को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सुजुकी की सर्विस इंडिया में बहुत अच्छी है इन कम्पेयर टू टाटा और महिंद्रा। बाकी रही बात ईज ऑफ ड्राइविंग की, तो उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा एक न्यू कार बायर को, क्योंकि इसमें 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो i20 और अल्ट्रो से तो ज्यादा ही है। प्लस विजिबिलिटी भी डिसेंट है इस कार में, एंड इस कार के अंदर प्रैक्टिकलिटी का भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, एंड हैंडलिंग वगैरह भी इस गाड़ी की बहुत शार्प है। तो ओवरऑल 4 पॉइंट्स तो बनता ही है ईज ऑफ ड्राइविंग के मामले में। तो चलो अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की फोर्थ कार की तरफ, जो कि एक प्रॉपर सब 4 मीटर एसयूवी है, महिंद्रा 3XO। देखो, इसको मैंने नेक्सॉन के अगेंस्ट में रखा है, बिकॉज उसके अंदर मुझे 2 प्रॉब्लम्स लगी है। एक तो है उसका टच सेंसिटिव बटन्स, जो यूजर एक्सपीरियंस को बेकार कर देता है, प्लस वो एक रिस्की फैक्टर हो जाती है व्हाइल ड्राइविंग। एंड सेकेंडली, जो महिंद्रा की 1.2 लीटर टर्बो MPFI इंजन है, इसकी टॉर्क डिलीवरी नेक्सन से मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो इसीलिए मैंने इसको रेकमेंड किया है, ना कि नेक्सन को। अदरवाइज आप नेक्सन के साथ भी जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी। XUV 3XO की इंजन ऑलमोस्ट 110 bhp के आसपास पावर बनाती है, जो नेक्सॉन से 8 bhp कम है, पर जो टॉर्क है वो 200 Nm तक का निकालता है, वो भी 1500 से लेकर 3500 RPM तक, जबकि नेक्सॉन 170 Nm की टॉर्क निकालता है 1750 से लेकर 4200 RPM तक। और इसीलिए 3XO सिटी हो या हाईवे, हर जगह पंची फील होता है, और स्मूथनेस भी ज्यादा लगा है मुझे इन कंपेयर टू नेक्सॉन। पर एक प्रॉब्लम है, और वो है माइलेज। देखो, ये इंजन सिटी में 10 kmpl तक की माइलेज निकाल सकता है, मैक्स टू मैक्स 11, पर हाईवे में 16 प्लस आसानी से निकाल कर दे सकता है अगर आप ढंग से चलाओगे तो। ओवरऑल परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के मामले में नो डाउट ये इंजन बहुत अच्छा है, लेकिन ये कार मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जिनकी हाईवे यूसेज ज्यादा है, लाइक मोर देन 70%। और मैं सिर्फ टर्बो MPFI ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि GDI के मुकाबले इनको मेंटेन करना लेस एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद ओवरऑल रिलायबिलिटी की बात की जाए तो मैं 3.5 पॉइंट्स ही दूंगा 3XO को, क्योंकि महिंद्रा की कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी ठीक ठाक, और इसीलिए मैं आपको बस जरूरत के ही इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स लेने के लिए रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आधे से ज्यादा फीचर्स बेकार के हैं या फिर बहुत कम यूज्ड होती है। खैर, उसके बाद ईज ऑफ ड्राइविंग की बात करें तो एक न्यू ड्राइवर आसानी से इस कार को कहीं पर भी चला सकता है, क्योंकि इसका जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छी है, प्लस सीटिंग पोजीशन भी डिसेंट है, एंड ब्लाइंड स्पॉट्स भी फ्रंट से कम है। पर रियर में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, पर अगर आप रियर कैमरा वगैरह इंस्टॉल कर लोगे तो ये फिक्स हो जाएगा। बाकी इसमें टेक्टाइल बटन्स वगैरह मिलते हैं हर एक इंपॉर्टेंट फीचर के लिए, प्लस स्टीयरिंग पर भी टेक्टाइल बटन्स है जिनकी टच एंड फील बहुत बढ़िया है। सो इसको ईज ऑफ ड्राइविंग में मैं 4.5 पॉइंट से दूंगा आउट ऑफ 5। सो उसके बाद सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिला हुआ है भारत एनकैप में, और गाड़ी ने अच्छी स्कोर किया है। पर एक जगह 3XO परफॉर्म नहीं करता है, और वो है आफ्टर सेल सपोर्ट, बिकॉज महिंद्रा की जो आफ्टर सेल सपोर्ट है वो टाटा जैसा ही है, तो इसीलिए इसको लेने से पहले आपको आसपास की जो सर्विस सेंटर्स है उनकी थोड़ी फीडबैक जरूर कलेक्ट कर लेना है। तो ओवरऑल आफ्टर सेल सपोर्ट को मैं 2.5 पॉइंट से दूंगा आउट ऑफ 5। और इतना कम रेटिंग देने के पीछे एक रीजन ये भी है कि रिसेंटली महिंद्रा ने वेनम गेमिंग को जो आफ्टर सेल सपोर्ट प्रोवाइड की है वो अनएक्सेप्टेबल है।
लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर सब 4 मीटर गाड़ी चाहिए सिटी प्लस हाईवे के लिए, तो सुजुकी फ्रॉन्क्स एक बैलेंस्ड प्रोडक्ट है। इसमें माइलेज, सेफ्टी, परफॉर्मेंस हर एक चीज अच्छे से ब्लेंड किया गया है। लेकिन देखो, सेफ्टी को लेकर कुछ लोगों की डाउट्स हो सकती है, क्योंकि ये बलिनो वाली प्लेटफॉर्म पर ही बनाया गया है। फ्रॉन्क्स के अंदर 2 इंजन ऑप्शन मिलता है, एक 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और एक 1 लीटर बूस्टर जेट टर्बो इंजन, पर मैं नेचुरली एस्पिरेटेड वाला ही रेकमेंड करूंगा। देखो, ये वही बलिनो वाली इंजन है और कंपनी ने इसको वैसे ही ट्यून किया है ड्यूअल वीवीटी से, ताकि पावर, माइलेज, रिलायबिलिटी तीनों एक साथ निकल कर आए। उसके बाद ओवरऑल रिलायबिलिटी भी इस गाड़ी में डिसेंट है। आफ्टर सेल सपोर्ट को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसको आप हाईवे, सिटी दोनों में यूज कर सकते हो, क्योंकि बॉडी शेल इसकी स्टेबल पाया गया है टेस्टिंग में। बाकी इस कार में 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और हर एक जरूरत की फीचर के लिए टेक्टाइल बटन्स दिया गया है एंड विजिबिलिटी भी इस गाड़ी में ठीक ठाक मिल जाती है। सो ईज ऑफ ड्राइविंग के मामले में भी ये कार एक न्यू ड्राइवर को ज्यादा परेशान नहीं करेगी। तो आओ अब बढ़ते हैं इस लिस्ट की सेकंड कार की तरफ, जो कि है होंडा अमेज फेसलिफ्ट। देखो, इस कार में एक 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड वीटेक पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 89 bhp और 110 न्यूटन मीटर की टॉर्क निकालती है। अब ये पावर फिगर्स स्पेक शीट में कुछ खास नहीं लगता है, पर ट्रस्ट में इन रियल लाइफ ये पावर फिगर्स एक न्यू कार बायर को कभी भी निराश नहीं करेगी, क्योंकि इस इंजन की कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि जब आप इसको पुल करोगे तो ये आपके साथ पुल करेगी, एंड जब आप इसको हल्के हाथों से चलाओगे तब वो आपको वैसा ही रिस्पॉन्स निकाल कर देगी। और ऊपर से इस कार की वेट 940 किलोग्राम होने के चलते नेक्सॉन जितना पर टन पावर निकाल कर देती है। ये इंजन बहुत ज्यादा रिलायबल है। माइलेज थोड़ा सा कम हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए होंडा की जो नेचुरली एस्पिरेटेड वीटेक पेट्रोल इंजन है, इनको हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है। उसके बाद सेफ्टी में भी इस कार को 5 स्टार की रेटिंग मिला है और इसने अच्छी स्कोर किया है। एंड अगेन, ये होंडा का प्रोडक्ट है, तो प्रीमियमनेस और क्वालिटी में ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, यानी कि ये कार हाईवे और सिटी दोनों ही पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, सेफ्टी के बाद अगर बात की जाए इसकी ईज ऑफ ड्राइविंग की, तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा एक न्यू कार बायर को। हाँ, ये कार एक सीडान जरूर है, तो रिवर्स करते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक सब 4 मीटर सीडान है, तो ज्यादा हेक्टिक नहीं होने वाली है। पार्किंग करते टाइम या भीड़ भाड़ इलाके में भी ड्राइव करते वक्त ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। इसके अलावा होंडा ड्राइविंग कंफर्ट में भी बहुत काम करता है, यानी कि इसके अंदर आपको अच्छी फीडबैक वाली टेक्टाइल बटन्स मिलती है, प्लस इनकी जो टच एंड फील है वो बहुत बढ़िया है, जो ओवर द टाइम मेमोराइज हो जाता है और आप सिर्फ टच एंड फील करके ही बोल दोगे कि ये बटन्स इस फंक्शन के लिए दिया गया है। प्लस इसकी स्टीयरिंग फीडबैक भी अच्छी है, सीट कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। सो इसीलिए ईज ऑफ ड्राइविंग के मामले में इसको 4.5 पॉइंट्स तो मिलना ही चाहिए। बाकी आफ्टर सेल सपोर्ट की बात करें तो होंडा की सर्विस हमेशा से ही टॉप नॉच रहा है। सो आफ्टर सेल सपोर्ट को लेकर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है लॉन्ग टर्म में इन कार के साथ। बाकी हमारी इस लिस्ट की जो फर्स्ट कार है उसको हमने रिमूव कर दिया है फॉर सम रीजंस, बट ट्रस्ट मी, जो 9 कार्स हमने अभी तक कवर किया है, ये आपको 5 से लेकर 12 या फिर उससे भी ऊपर तक मिल जाएगी सभी फीचर्स के साथ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉन्ग टर्म ओनरशिप में आपको दिक्कतें झेलनी नहीं पड़ेगी और ये सभी कार्स आपके पॉकेट पर भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इस लिस्ट को उसी हिसाब से तैयार किया है। वरना मैं सिट्रोन की जो जीडिया इंजन है या फिर वॉक्सवैगन की जो टीएसआई इंजन वाली गाड़ियां है वो भी रिकमेंड कर सकता था, पर उससे लॉन्ग टर्म ओनरशिप इफेक्ट हो जाती है और वो जो कार्स है ना, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत आता है इनके मुकाबले। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।